जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर ध्वनि यानी साउंड के अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आज हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th में हैं, ये सभी लोग अपने बुक को खोल लें और देखें, अभ्यास प्रश्न को देखा जाए, आप समझते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अभ्यास प्रश्न का कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि के बारे में हमने आपको बताया था कि ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि जो है ऊर्जा है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए होता यह है कि माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है। विक्षोभ का मतलब एक प्रकार का हलचल उत्पन्न किया जाता है और वो हलचल करता क्या है कि वायुमंडल में दाबांतर उत्पन्न करता है और उस दाबांतर के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि तरंग के रूप में धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार जो है ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कई बार पूछा गया कि ध्वनि क्या है, तो आप याद रखे रहिएगा ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी तरह से आपसे पूछा गया है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आप 10th में चल करके पढ़ेंगे तो प्रकाश को भी याद रखे रहिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए, अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। यानी आपको ये दिखाना है कि कोई ध्वनि स्रोत है। देखें, एक हम उदाहरण लेते हैं स्वरित्र का। स्वरित्र जिसको ट्यूनिंग फ्रॉग कहते हैं, उसको जब हिलाया जाता है ना, तो हिलाने के वो बिल्कुल चिमटा जैसा होता है और जब आप उसको हिलाते हैं तो हिलाने के बाद वो बड़ी तेज़ी से हिलने लगता है। तो देखें, हम आपको बता रहे हैं कि किसी स्वरित्र के द्वारा यानी ट्यूनिंग फ्रॉग के द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। देखें, अगर हम स्वरित्र को देखें तो स्वरित्र जो होता है वो ऐसा ही होता है, यही स्वरित्र है। और नीचे के तरफ यहाँ पकड़ने के लिए ये मुठियाँ लगी होती है। जब इसको थोड़ा सा ले करके और कहीं पर किसी भी एक रबर का पैड होता है, रबर के पैड पर पीटा जाता है और पीट करके जब रखा जाता है ना, तो ये जो है बड़ी तेज़ी से कंपन करने लगता है। ये जो है तेज़ी से कंपन करने लगता है, मतलब आगे पीछे होने लगता है। उसी को चित्र में हम दिखा रहे हैं कि ये आगे पीछे होने लगता है। तो जब आगे पीछे होता है ना, तो अब यहाँ पर एक बार संपीड़न उत्पन्न होता है। संपीड़न के बाद फिर विरलन उत्पन्न होता है, फिर इसके बाद संपीड़न उत्पन्न होता है, फिर संपीड़न के बाद विरलन उत्पन्न होता है। तो इस तरह से संपीड़न विरलन तब तक होता रहता है जब तक कि ध्वनि आपके कान तक न पहुंच जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है संपीड़न है और ये जो देख रहे हैं उसके बाद विरलन है। तो इस प्रकार संपीड़न विरलन होता है जिससे वातावरण में, वायुमंडल में दाब में अंतर होता है और दाब अंतर के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और यह संपीड़न तथा विरलन की क्रिया यह तब तक होती रहती है जब तक कि हमारे कान तक ध्वनि नहीं पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में
चित्र की सहायता से यही कहा जा रहा था कि चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि स्रोत के निकट वायु में संपीड़न विरलन कैसे होता है। तो वायु में संपीड़न विरलन ऐसे ही होता है। अब इसके बाद देखें आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि इन सब चीज़ों को हम जब थियरी बता रहे थे तो थियरी में इन सब चीज़ों को हम बताए भी थे। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपसे कहा गया है, किस प्रयोग से दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी चित्र की सहायता से या प्रयोग की सहायता से आप कैसे बताएंगे कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बेल जार लेते हैं। इस प्रयोग को भी हम पहले बता चुके हैं। एक बेल जार लिया जाता है और इस बेल जार में नीचे के तरफ एक यंत्र लगाते हैं जिसको हम कहते हैं वायु चूसक पंप। वायु चूसक पंप होता है जो निर्वात उत्पन्न करता है। यहाँ नीचे के तरफ जो है ये वायु चूसक पंप या इसको निर्वात पंप भी कह सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ निर्वात पंप नीचे के तरफ लगा दिया जाता है। निर्वात पंप, ये निर्वात पंप है। और इसके बाद यहाँ ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता है। देखिए ये बंद होता है और फिर इसके अंदर जो है एक वैद्युत घंटी लगाई गई होती है। विद्युत घंटी है जिसको बजाया जाता है, बिजली से बजाया जाता है। और इसका संबंध बाहर से रखा गया होता है, यहाँ स्विच होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वायु भरी हुई है, इसके अंदर अभी निर्वात नहीं है, वायु भरी हुई है। तो जब वायु भरी है और जब यहाँ से स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये विद्युत घंटी है, विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी कहिए या इसी को अलार्म भी कहते हैं, अलार्म बजता है, ठीक ना। तो ये अलार्म कह लीजिए या विद्युत घंटी कह लीजिए। तो होता क्या है कि अगर इसके अंदर वायु है और जब आप स्विच ऑन करते हैं ना, तो जब ये घंटी बजती है तो यहाँ हम बाहर हैं तो हमको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब धीरे धीरे निर्वात पंप हम चालू कर देते हैं, निर्वात पंप चालू करने का मतलब क्या, यहाँ अंदर की जो वायु है वो वायु धीरे धीरे निकल रही है, बाहर निकल रही है। और यहाँ पर निर्वात वात माने वायु होता है और निर्वात उसको कहते हैं जहाँ वायु न हो। इंग्लिश में उसको वैक्यूम कहा जाता है, वैक्यूम। तो अब यहाँ पर वैक्यूम हम उत्पन्न कर रहे हैं, निर्वात उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब ये जो निर्वात पंप है, निर्वात पंप से यहाँ की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है और घंटी आप बजाते रहिए। तो जब इसमें वायु थी तो घंटी की आवाज़ बड़ी तेज सुनाई दे रही थी। लेकिन जब निर्वात पंप हम स्टार्ट कर दिए, निर्वात पंप स्टार्ट करने का मतलब इसके अंदर की जो वायु थी वो वायु धीरे धीरे निकल रही है और घंटी आप बजाते रहिए तो घंटी बजती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे इसमें से हवा निकलता जाएगा वैसे वैसे आवाज़ जो सुनाई दे रही थी, आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब इसके अंदर की पूरी वायु निकल जाती है ना, और इसके बाद जब आप इस अलार्म को, वैद्युत घंटी को बजाते हैं तो यहाँ अपना कान लगा करके सुनते हैं तो भी ये नहीं सुनाई देता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है
कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखते हैं कभी कभी केबिन बना दिया जाता है और केबिन के अंदर आप रहते हैं और बाहर खूब आवाज़ हो रहा होता है, लेकिन वह आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ माध्यम खत्म हो जाता है। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम कह सकते हैं, इस प्रयोग के माध्यम से कहा जा सकता है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में ही कंपन करते हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग क्यों कहते हैं कि जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचरण के दिशा में ही कंपन करते हैं, और जब अनुदैर्ध्य तरंग चलती है ना तो माध्यम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है, और जब ध्वनि चलती है तो भी संपीड़न विरलन उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करती है। तो तारत्व के द्वारा हमने आपको बताया था कि तारत्व के द्वारा आपको पता चल जाता है कि आप किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, इसके बाद भी उसकी आवाज़ जब आपको सुनाई देती है तो आप समझ जाते हैं कि वही व्यक्ति बोल रहा है। तो ये तारत्व है, तारत्व से पता चलता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक, तड़ित माने जब बिजली चमकती है तो उसी को तड़ित कहते हैं ना। तो तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड बाद गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। आप लोग एक दिन क्लास ले रहे थे, क्लास कर रहे थे, क्लास में बैठे थे और बहुत तेज बादल चमका, तो बादल चमकने के बाद ही आप सभी लोग कान बंद कर लिए थे अपना, क्योंकि आपको पता था कि जब बादल चमका है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत तेज आवाज़ होगा। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसमें जो है हुआ ये होता ये है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। आपको मालूम है ना कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? सामान्यतया 340 से 342 मीटर प्रति सेकंड होती, देख रहे हैं। तो ध्वनि की चाल बहुत कम होती है और प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल बहुत अधिक होने के वजह से प्रकाश हमको पहले दिखाई दे देता है, यानी तड़ित की चमक हमको पहले दिखाई दे देती है, और ध्वनि की चाल कम होने की वजह से ही आवाज़ जो होती है, गर्जन जो होता है, वो हमको बाद में सुनाई देता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप जो है अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य प्रकाश, औसत श्रव्य परास यानी सुनने की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। ये तो आपको पहले भी बताया गया है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है यही श्रव्य तरंग होती है, यही हमको सुनाई देती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हमको नहीं सुनाई देगी, अब 20 हर्ट्ज से अधिक होगी तो भी हमको सुनाई नहीं देगी। तो अब देखिए क्या है
इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य दोनों के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, जबकि वायु में ध्वनि का वेग आपको दिया हुआ है 344 मीटर प्रति सेकंड। देखिए वायु में ध्वनि की चाल हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए आवृत्ति, हम पहले आवृत्ति को हमने बताया था कि ग्रीक भाषा, यूनान की भाषा, यूनान के ही राष्ट्रपति आए थे, तो यूनान की जो भाषा है, यूनानी भाषा न्यू से प्रदर्शित, ग्रीक भाषा न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहली आवृत्ति को अगर हम न्यू1 से प्रदर्शित कर दें तो ये हो गया आपका 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। अब इसके बाद हम न्यू2 की बात करें, दूसरी आवृत्ति, तो ये 20 किलो हर्ट्ज है। तो देखिए 20 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल दीजिए तो 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। तो 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। और ध्वनि की चाल आपको दिया हुआ है 344 दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य क्या है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य, मतलब 20 हर्ट्ज के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा और 20 किलो हर्ट्ज के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो हम 20 हर्ट्ज के लिए तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं λ1, यानी जब आवृत्ति न्यू1 है तो तरंग दैर्ध्य हम λ1 मान लेते हैं, और जब आवृत्ति न्यू2 है तो तरंग दैर्ध्य हम λ2 मान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको मालूम है कि v = न्यू इंटू लेमडा होता है, ये रिलेशन हमने आपको बताया था। तो अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये v/न्यू हो जाएगा। और चलिए अब हम यहाँ से λ1 की वैल्यू निकालेंगे तो v/न्यू1 हो जाएगा। तो चलिए v की वैल्यू है 344 और न्यू1 की वैल्यू है 20 हर्ट्ज। तो देखिए 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे, 2 एका में 2, 2 साते 14, और फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10। अब 10 से भाग दे दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 172/10 यानी 17.2 मीटर। तो पहला जो तरंग दैर्ध्य हमको मिला है ये 17.2 मीटर मिला है। और इसके बाद दूसरा जो तरंग दैर्ध्य है λ2 होगा, दूसरा तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा v/न्यू2। तो v की वैल्यू तो वही 344 है और ये हो जाएगा आपका न्यू2। देखिए 20,000 है, देखिए 20,000 है, 20 और 1000 3 ठे 0। तो देखिए अगर 2 से हम पहले भाग दे दें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे तो 172 हो जाएगा, 2 से कटा दे तो, और नीचे हो जाएगा आपका 1000, 1000 नहीं 10,000 हो जाएगा। तो अब जो है 10,000 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 0 है तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 0.0172 मीटर हो जाएगा। तो यही आपसे तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा था। तो जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज होगी तो ध्वनि तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वह 17.2 मीटर होगा, और जब आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज होगी तो ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 0.0172 मीटर होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? कुछ पूछना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ें। पूछना है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बीच बीच में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स को भी हम आपको बताते जाएंगे, थियरी को भी हम आपको बताते जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरे पर हैं। दो बच्चे हैं, दो बालक हैं, एल्यूमिनियम का पाइप है। एक बच्चा एक किनारे पे है, दूसरा दूसरे किनारे पर है। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है। पाइप है, पत्थर लेकर टन टन मार रहा है। दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर के जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया था कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है, और फिर आपको ये भी बताया गया था अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल आपको बताई गई थी। तो वायु में जो ध्वनि की चाल, देखिए वायु में ध्वनि की चाल को हम VA से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये हम लोग को मालूम रहना चाहिए। ये पेज 187 पे सब दिया हुआ है, हम आपको बताए भी थे बहुत अच्छी तरह से। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ये हुआ करती है 346 मीटर प्रति सेकंड। और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, आपको मालूम है। तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल को हम VAL से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। AL का मतलब एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, इसको आप याद रखे रहेंगे। तो अब देखिए, तो अगर हम यह मान लेते, देखिए ये जो पाइप है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के पाइप की जो लंबाई है मान लेते स्मॉल l है। और सुनिए हम यह मान लेते हैं, देखिए जब यहाँ टन से आवाज़ करेंगे, जब ठोकेंगे ना, तो एक यहाँ ठोक रहा है, दूसरा यहाँ कान लगाया हुआ है। तो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक ध्वनि जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ध्वनि हवा में से होकर के उस बालक तक पहुंचेगी, और दूसरी इसके अंदर से होकर के पहुंचेगी। तो इसके अंदर से जो होकर के पहुंचेगी वो जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों में लगे हुए समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि वायु में ध्वनि को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाला जो समय है वो TA है, टाइम इन एयर, वायु में लगने वाला समय। और फिर ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में ध्वनि को यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाला जो टाइम है वो TAL है, समय बराबर दूरी बटा चाल। आपको सूत्र मालूम है कि समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। चलिए तो फिर जो है हम देखते हैं। अब यहां से हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं वायु के लिए TA। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर के, इसका मतलब पहले वायु निकालना है।
जो प्रश्न में पहले कहता है वो काम पहले करते हैं, जो बाद में कहता है उसको बाद में करते हैं। प्रश्न में कहा है वायु तथा एल्यूमिनियम में, इसका मतलब कि पहले वायु में ध्वनि को, इस दूरी को तय करने में समय निकालेंगे, फिर एल्यूमिनियम में ध्वनि को, इस दूरी को तय करने में समय निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए दूरी तो यल ही है, चाहे वायु में से होकर के ध्वनि जाए और चाहे एल्यूमिनियम के अंदर से होकर के जाए, उसको दूरी तो यही तय करनी है, यल दूरी ही तय करनी है। तो यल बटा में हो जाएगा VA। और अगर इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए निकालना हो TAL, तो ये हो जाएगा आपका यल अपान हो जाएगा VAL। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में लगे हुए समय और एल्यूमिनियम में लगे हुए समय, इन समयों का अनुपात क्या होगा, यानी TA अपान TAL की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए TA में भाग दे दी, TA की वैल्यू रखिए, यल अपान VA अपान TAL का मान रखिए, यल अपान हो जाएगा VAL। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि आप करिएगा तो इसको नीचे करिएगा, क्योंकि नीचे हमारे जगह नहीं, इसलिए हम इस राइट साइड में लिख रहे हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही मेथड होता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, बाएं से दाएं नहीं जाते हैं। तो अब देखिए ये है L अपान VA, सॉल्व करेंगे VAL ऊपर चला जाएगा, ये हो गया VAL अपान L। तो क्या होगा, L से L कैंसिल हो गया, ये हो गया VAL अपान VA। तो VAL की वैल्यू देखिए, VAL की वैल्यू 6420 दिया हुआ है और VA की जो वैल्यू है ये 346 दिया हुआ है। चलिए इसको कटाया जाए, देखा जाए। तो अगर हम 2 से पहले कटाएंगे, 2 से ही कटाइए, 2 से कटाना आसान होगा। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और फिर ये होगा 2 दूना 4 और फिर 2 एकाम 2, ये 10 हो जाएगा, 3210 हो गया। और नीचे इसको अगर 2 से कटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 173 हो जाएगा। तो अब इसके बाद तो कुछ कटने लायक नहीं दिखाई दे रहा है कि कटेगा, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब संबंध है। तो अगर अनुपात हमको लिखना हो TA संबंधे TAL, तो TA वाला अनुपात पहले लिख देंगे और TA का अनुपात पहले और फिर TL का अनुपात बाद में। तो देखिए ये दिया है 3210 और संबंधे ये जो है 173। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि वायु और एल्यूमिनियम दोनों में जो ध्वनि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, तो इनमें जो समय होगा, समय का अनुपात कितना होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। कुछ कटेगा और कटेगा ये? नो सर। अब नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आना चाहिए। और नहीं तो देखिए, जानते हैं क्या किया होगा, 344 के जगह पे 346 के जगह पे 340 कर दिया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 346 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। तो अगर प्रश्न में दिया रहता तो वही हम लोग रखते हैं, और प्रश्न में नहीं दिया है तो उसको नहीं रखेंगे। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है बताइए? 18.55 में अनुपात नहीं निकाला जाता है। अनुपात दशमलव में मत निकालिए, आप सीधे निकालिए ऐसे, ये अनुपात है, ठीक ना। अब चले दशमलव में तो उसका वास्तविक मान निकलता है, अनुपात हमेशा संबंध में निकाला जाता है। तो ऐसे आप रखिए। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कॉपी भी कर लिए हैं सब लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे दिया गया है, ये भी न्यूमेरिकल है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति आपको दी गई है, आवृत्ति न्यू होती है, और ये आवृत्ति आपको दी गई है 100 हर्ट्ज। ये आवृत्ति जो है आपको 100 हर्ट्ज दी गई है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा, 1 मिनट में पूछा जा रहा है, 1 मिनट में। तो जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। तो यह 1 सेकंड में इतना है, 1 सेकंड में कंपन की संख्या, आवृत्ति बराबर होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में होने वाला कंपन, 1 सेकंड में होने वाला कंपन, और ये कंपन आपको दिया गया 100। आवृत्ति का मतलब ही होता है 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में होगा 100 कंपन। तो पूछा जा रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में होने वाला यहाँ लिख देंगे 1 मिनट, और ब्रैकेट में लिख देंगे 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में होने वाला जो कंपन होगा, यहाँ लिख देंगे होने वाला कंपन। होने वाला कंपन जो होगा वो 60 गुणे 100 कर देंगे, तो ये 6 के सामने 3 जीरो हो जाएगा, यानी इतना 6000 कंपन हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि 1 मिनट में कितना कंपन होगा, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या जो होगी वो 6000 होगी। इसका मात्रक नहीं होगा, कंपन है ना, कंपन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिसका कि प्रकाश तरंगें करती हैं, इन नियमों को बताइए। देखिए जब आप क्लास 10th में जाएंगे ना, तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो है ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, यानी जिस नियम का पालन ध्वनि करती है उसी नियम का पालन जो है प्रकाश करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। और पूछा जा रहा है कि कौन कौन नियम हैं, तो हम आपको नियम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रकाश का परावर्तन तो आप पढ़े नहीं है, प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है क्लास 10th में। तो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। देखिए एक चिकना तल होता है, और ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश चलता है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण होती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण आके टकराती है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। हम शार्ट में बता दे रहे हैं क्योंकि आगे चल कर के 10th में इसको विधिवत पढ़ना है। तो जब यह प्रकाश की किरण यहाँ आकर के टकराती है ना, तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है परावर्तित किरण,
ये परावर्तित किरण है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और फिर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। इसीलिए इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जो नियम प्रकाश के लिए लागू होता है वही नियम ध्वनि के लिए लागू होता है। तो देखिए, ध्वनि के लिए हम बता रहे हैं आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है ध्वनि के लिए। और इसके बाद दूसरा नियम ये होता है कि हई आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही दो नियम है। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है? तो कहेंगे कि हाँ, ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। और वो नियम कौन कौन है? तो पहला नियम आप बता देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है, देखें, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये कहा जा रहा है कि कोई ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत, उसको परावर्तक सतह के सामने जब रखा जाता है तो आवाज यानी ध्वनि जाती है और टकरा करके फिर रिटर्न हो आती है, वापस आ जाती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे, माने जहां से आवाज उत्पन्न हो रही है वो, और यह आवाज जा करके जहां टकरा रही है वो, अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देती है? जिस दिन तापमान अधिक हो और जिस दिन तापमान कम हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है और जानते हैं कितना होता है? जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, बाद में चल करके आप लोग इंटर में आएंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो जब वातावरण का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। इसको याद रखे रहिएगा। यानी ताप बढ़ने पर अगर माध्यम के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए
तो ध्वनि के चाल में 0.6A1 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस दिन टेम्परेचर अधिक होगा उस दिन ध्वनि की चाल अधिक होगी, और जिस दिन टेम्परेचर कम होगा उस दिन ध्वनि की चाल कम होगी। तो क्या पूछा जा रहा था, किस दिन शीघ्र सुनाई देगी प्रतिध्वनि? तो जिस दिन तापमान अधिक होगा, क्योंकि ध्वनि का चाल उस दिन अधिक होगा, और ध्वनि की चाल अधिक होगी तो ध्वनि जल्दी से जाएगी और टकरा करके वापस आ जाएगी, फिर हमको सुनाई देगी। तो ये जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प ही सही है। और फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग बताइए। तो ध्वनि के परावर्तन का एक उपयोग हमने आपको बताया था कि अगर कोई सर्पिलाकार बर्तन हो और सर्पिलाकार बर्तन में माने ध्वनि का उपयोग, तो ये भी ध्वनि का एक उपयोग ही है कि सर्पिलाकार बर्तन में जो गंदगी जम जाती है उसकी सफाई करने में भी इसका उपयोग होता है। और इसी ध्वनि का उपयोग अल्ट्रासाउंड में भी तो किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करने में तो ढेर सारे उपयोग हैं। इसी तरह से इसका उपयोग अनुनादक में किया जाता है, ढेर सारे यंत्र हैं। तो ये इनके व्यवहारिक उपयोग थे। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक न्यूमेरिकल ही है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मीनार है, देखिए ये है मीनार, और मीनार के आधार पर ही एक तालाब है। ये तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है। और ये जो मीनार है, यह मीनार 500 मीटर ऊंची है, 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी चोटी से एक पत्थर गिराया जा रहा है। देखिए जब पत्थर गिराया जाएगा तो पत्थर आएगा और आ करके तालाब से टकराएगा। जब तालाब से टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अब यह ध्वनि यहाँ से ऊपर जाएगी तो जो व्यक्ति उस पत्थर को गिराया होगा उसको सुनाई देगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, यही पूछा जा रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पत्थर गिराया है तो उसको ध्वनि कब सुनाई देगी। तो सुनिए, जब पत्थर गिराया जाएगा तो पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला टाइम t1 है। इसके बाद ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो ध्वनि को भी तो यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं ध्वनि को यहाँ तक जाने में लगने वाला टाइम t2 है। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति पत्थर गिराया होगा उसको t1 प्लस t2 समय के बाद ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि पत्थर को आने में भी टाइम लगा और फिर ध्वनि को जाने में भी टाइम लगा। तो टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा। तो अब देखिए, वायु में ध्वनि की चाल दिया हुआ है प्रश्न में 340 मीटर प्रति सेकेंड, भी जो है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो जरा देखा जाए कि पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। ध्वनि एक समान चाल से चलेगी लेकिन पत्थर एक समान चाल से नहीं चलेगा। पत्थर जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा। समझ रहे ना, किसी भी पिंड को जब ऊपर से गिराते हैं तो जब गिराते हैं तो गिराते समय पिंड विरामावस्था में रहता है, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। और जब वह पिंड आ करके टकराता है तो टकराते समय उसका वेग अधिकतम होता है। तो देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना उसको समय लगा।
तो चलिए समय निकालने के लिए u का मान, और देखिए यहाँ पर दूरी भी दिया हुआ है, तो अगर हम चाहें तो देखिए v = u प्लस gt का प्रयोग कर सकते हैं। a के जगह पे g हो जाएगा, लेकिन भी हमको नहीं मालूम है, भी हमको दूरी मालूम है। तो जानते हैं क्या करें, हम लोग गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करें, और गति का दूसरा समीकरण होता है s = ut प्लस हाफ gt²। पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अगर यही पत्थर ऊपर के तरफ जाता तो गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक हो जाता, माइनस हो जाता। और यश के जगह पर हम यच कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे, यश दूरी, ऊंचाई भी दूरी के ही बराबर होती है। तो यच का मान आपको दिया गया है 500 मीटर। और जब पिंड चला था तो विरामावस्था से चला था, तो विरामावस्था से चला था तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने टाइम मान लिया है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और प्लस हाफ, और प्रश्न में g की वैल्यू जो दी गई है वो 10 दी गई है, और फिर हो जाएगा t1 का स्क्वायर। तो देखिए ना, 2 से इसको हम कटा दें, ये 5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये 500 = ये तो 0 हो जाएगा, 0 में t1 का गुणा करेंगे तो अब ये हो जाएगा 5t1²। और अगर हम t1² की वैल्यू निकालें, 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/5, और 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो t1² = 100, तो t1 स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, ये हो जाएगा √100। यानी अब 100 का वर्गमूल निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। मतलब पत्थर को 500 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से गिराएंगे तो तालाब तक जाने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा। अब देखा जाए कि ध्वनि को आने में कितना टाइम लगेगा, तो ध्वनि की चाल जो है एक समान रहती है। तो जब चाल एक समान रहती है तो साधारण सूत्र का प्रयोग करते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटा में हो जाएगा चाल। इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर टाइम t2 है और दूरी का मतलब यही मीनार की ऊंचाई, ये हो गया 500। और फिर ध्वनि की चाल आपको दिया गया है 340, ये 340। इसको चलिए सॉल्व किया जाए तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया। अब t2 = ये हो गया 50/34, 2 से कटा दीजिए, तो 2 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17। यानी t2 बराबर हो जाएगा 25/17। अब 25 में 17 से आप भाग दे दीजिए, तो 25 में 17 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और फिर यहाँ 8 हो गया, तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ये लगभग 1 दशमलव, अगर मान लीजिए 4 बार ले जाते हैं तो 17 चौका 68 हो जाएगा ना, 68 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 10 में से 8 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और 0 हम ले जाते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। जल्दी बोलिए, लगभग 6 बार जो है, 7 बार चला जाएगा। चलिए 7 बार ले जाइए, तो ये जो है 1.47 सेकेंड हो जाएगा। ठीक ना, ये जो है 1.47 सेकेंड लगभग। आप डिवाइड करके पूरा बढ़िया से डिवाइड कर लीजिएगा
और पूरा डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालिएगा। तो T2 की जो वैल्यू होगी वो 1.47 सेकेंड लगभग होगी। अब सुनिए ज़रा, तो पत्थर को आने में 10 सेकंड का टाइम लगा और ध्वनि को जाने में 1.47 सेकंड का समय लगा, तो टोटल टाइम कितना हुआ? तो 10 + 1.47 यानी ये हो जाएगा आपका 11.47 सेकंड। इतना ही समय लगभग लगेगा। यानी आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि पत्थर गिराने के कितने समय बाद ध्वनि सुनाई देगी? तो पत्थर गिराने के 11.47 यानी जिसको लगभग हम 12 सेकंड कह सकते हैं, लगभग 12 सेकंड के बाद जो है ध्वनि सुनाई देगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। अभी कई क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो बच रहे हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो कल इसके अभ्यास प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल अभी जितने क्वेश्चन बताए गए आप सबको समझ में आ गए? बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार करें और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।